Today's chapter is The Interview, Class 12. The Interview is written by Christopher Sylvester. इंटरव्यू हम रोज़ हमारी लाइफ का एक पार्ट है. जिस भी फील्ड को हम पसंद करते हैं, लाइक पॉलिटिक्स, मूवीज़, अपने उसी फील्ड के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके इंटरव्यूज़ को सुनने का, पढ़ने का हमें बहुत शौक़ होता है. और आजकल सोशल मीडिया का वर्ड है, तो हमें छोटे छोटे क्लिप्स भी अगर मिल जाते हैं किसी सेलिब्रिटी से इंटरव्यू लेते हुए, तो हम उसको बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं. तो व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? इट स्टार्टेड ओवर लाइक 130 ईयर्स एगो. इंटरव्यू लेने का जो क्रम है 130 साल पहले शुरू हुआ था. द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. और आज जर्नलिज्म का ये कॉमन प्लेस है. हर जर्नलिस्ट इंटरव्यूज़ के बारे में जाना जाता है कि उसने किस किस सेलिब्रिटी के या कौन जर्नलिस्ट कितने बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ लेता है. Today, almost everybody who is literate will have read an interview or at some point in their lives, while from the other point of view. तो आज हर कोई व्यक्ति, अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, तो किसी न किसी का इंटरव्यू पढ़ा होगा. या कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो several thousand celebrities have been interviewed over the years. हज़ारों सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू ले चुके होंगे जर्नलिस्ट. सम ऑफ देम रिपीटेडली. कई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ बार बार लिए जाते हैं. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स. तो हम यहाँ पे सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे कि हमें तो अच्छा लगता है इंटरव्यू सुनना, पढ़ना, देखना, बट क्या सेलिब्रिटीज़ को भी उतना ही पसंद है? तो वेरी कंसिडरेबली, ये बहुत कंसिडर करने वाली बात है, बहुत थिंक ओवर करने वाली बात है. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ. कई लोग इसके बारे में एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम करते हैं. व्हाट इज़ एक्स्ट्रावेगेंट? मीन्स थोड़ा बढ़ चढ़ के, इन अ वेरी हाई फॉर्म. लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू सच सामने लेकर आता है and it is an art. Others, usually celebrities who see themselves as victims. लेकिन सेलिब्रिटी की नज़र से अगर हम देखें, सपोज़ आप एक स्टार हो, जैसे ही आप घर से निकलते हो, आपका इंटरव्यू लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं, तो आप समझते हो, स्टार्स समझते हैं कि हम विक्टिम हैं, हम शिकार हैं. Might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. तो वो समझते हैं कि ये एक ऐसा इंट्रूजन है, उनकी लाइफ में ज़बरदस्ती घुसना है जो अनवारंटेड है, जो वारंट के साथ भी नहीं आता, किसी सिग्नल के साथ भी नहीं आता. आप जिम से बाहर निकले हो, कहीं से भी बाहर निकले हो, आपका इंटरव्यू हो सकता है, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और इंटरव्यू उनका नुकसान भी करता है. Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. ऐसा पुराने ज़माने में सोचा जाता था. प्रिमिटिव कल्चर, जो बहुत ही पुराना हमारा कल्चर था, उसमें लोग ये मानते थे, जब पिक्चर्स नहीं लेते थे, जब फोटोग्राफर्स नहीं होते थे, तो वो कहते थे कि अगर किसी की पिक्चर ले ली ना, तो उस आदमी की आत्मा निकाल लेता है पिक्चर लेने वाला. V.S. Nepal feels that same people are wounded by interviewers. और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इंटरव्यू लेने के दौरान उन्हें घाव पहुंचाया जाता है. लूज़ अ पार्ट ऑफ देमसेल्स. उनका कुछ हिस्सा, उनकी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट ले लिया जाता है. लुई कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड. एलिस इन वंडरलैंड एक बहुत ही फेमस किताब है, स्टोरी बुक है. उसके मतलब वो बहुत ही पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स है. और लुई कैरोल उसके राइटर हैं. उन्होंने कहा ही वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर. उनको इंटरव्यूअर से डर लगता था. ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड. उन्होंने कभी इंटरव्यू लेने के लिए येस नहीं किया, कंसेंट नहीं दिया अपना. व्हाट डू यू मीन बाय गिविंग योर कंसेंट? मीन्स यू आर गिविंग परमिशन टू बी इंटरव्यूड. तो वो कभी भी किसी को परमिशन नहीं देते थे इंटरव्यू की. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent
petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. तो उनको हॉरर था कि हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, कि उनको एकदम सामने ले आया जाएगा इंटरव्यू के दौरान, सारी बातें उनसे पूछी जाएंगी और फिर एक्वेंटेंसीज मतलब वेरी वेल नोन पर्सन्स, इंटरव्यूअर्स, दूसरे इंटरव्यू लेने वाले, जब एक ले लेता है किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू तो फिर दूसरे का भी मन करता है. परसिस्टेंट पिटिशनर्स फॉर हिज ऑटोग्राफ, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए आते रहेंगे परसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली. एंड शी वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, और उसको अपनी सक्सेस की कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी. इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल, इन लोगों को चुप कराने में विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट. लोग किस लिए सुनते हैं ये कहानियाँ? सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अम्यूजमेंट के लिए. व्हाट इज़ अम्यूजमेंट? हैप्पीनेस. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. रुडयार्ड किपलिंग ने एक और ज़्यादा कंडेमनेटरी एटीट्यूड रखा हुआ था, आलोचनात्मक बिहेवियर रखा हुआ था इंटरव्यूअर के प्रति. कंडेम करना, कंडेम इज़ टू क्रिटिसाइज, कंडेमनेटरी इज़ क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड. हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी. रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ थी कैरोलिन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा 14 अक्टूबर 1892 दैट देयर डे वॉज रेक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन, कि बॉस्टन से 2 रिपोर्टर्स आए और उन्होंने उनका दिन खराब कर दिया. शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं रिफ्यूज़ क्यों करता हूँ इंटरव्यू देने से, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है, अनैतिक है. इट इज़ अ क्राइम, जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन मेरिट्स पनिशमेंट, ये ऐसा क्राइम है जिसमें पनिशमेंट भी देनी चाहिए. इट इज़ कॉर्डली एंड वाइल, और ये किसी के मन का डर भी हो सकता है और ये बेकार भी है. नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं पूछोगे, और मच लेस गिव इट. लेकिन इतनी बातें उसने अपने इंटरव्यू के समय कही क्योंकि उसको इंटरव्यू देने में डर लगता था. येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन. लेकिन आगे चल के लाइफ में एक बार मार्क ट्वेन का रुडयार्ड किपलिंग ने खुद इंटरव्यू लिया था, तब उसको बुरा नहीं लगा. ओनली a few years before H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal. H.G. Wells ने कहा था कि इंटरव्यू एक बहुत ही हार्ड वर्क, और जिस काम को हम पसंद नहीं करते वो काम हमारे लिए ऑडियल होता है, हैवी वर्क है. But was fairly frequent interviewee for 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. अब H.G. Wells ने भी कहा था कि इंटरव्यू देना ऑडियल है, लेकिन 40 साल के बाद उन्होंने भी जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया, सॉल बेलो का इंटरव्यू लिया, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स. उन्होंने येस बोल दिया था इंटरव्यू लेने के लिए. नेवर द लेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज़ एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन देयर विंड पाइप. उनको लगा कि इंटरव्यू उनके गले पे अंगूठा है, थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, उनके गले पे, गर्दन पे अंगूठा रख देते हैं इंटरव्यू के लिए. येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू, यानी ये जो विचारधाराएं थी ये सेलिब्रिटीज़ की थी, उनको इंटरव्यू देना पसंद नहीं आता. फिर भी इट इज़ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन फिर भी इंटरव्यू इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. इससे हम एक इंसान के आइडियाज़, बातें दूसरे इंसानों तक बहुत इजीली और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पहुंचाते हैं. इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are though interviews. अब जिन लोगों को हम जानते हैं उसके विविड इम्प्रेशंस लेने के लिए, क्लियर इम्प्रेशन लेने के लिए, Dennis Bryan has written almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another.
एक आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरे आदमी से. बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस. और धीरे धीरे इंटरव्यूअर के हाथ में पावर आ जाती है, प्रभाव आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है, इन्फ्लुएंस आ जाता है. अब एक इंटरव्यू आपको पढ़ाया जा रहा है अम्बर्तो इको का. अब अम्बर्तो इको कौन थे वो इंटरव्यू के अंदर ही अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा. आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज. अम्बर्तो इको ने कहा था मैं वो प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल्स भी लिखता हूँ लेकिन संडे को. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्तो इको. द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन. मुकुंद पद्मनाभन ने अम्बर्तो इको का इंटरव्यू लिया. अम्बर्तो इको कौन थे? प्रोफेसर भी थे और नॉवेल्स भी लिखते थे. फ्रॉम द हिंदू. अम्बर्तो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली, हैड ऑलरेडी acquired a formidable reputation as a scholar. जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको स्कॉलर्स भी बोलते हैं क्योंकि जो शिक्षा में बहुत ही ऊंची पोजीशन पे आ जाते हैं उनको हम स्कॉलर, प्रोफेसर बोलते हैं. तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पोजीशन गेन कर लिया था. इटली में वो प्रोफेसर थे, बोलोनिया यूनिवर्सिटी में, और उनका सब्जेक्ट था सिमोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस, चिन्हों का विज्ञान. ओके. लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मिडीवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न्ड टू राइटिंग फिक्शन. उन्होंने पहले साहित्यिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशंस. जस्ट आप किसी भी, जैसे अभी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं इंटरव्यू, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है. द इंटरव्यू को मतलब पूरा डिटेल में बताया गया है. इसी तरह से जो भी चीज़ें किसी एक आइडिया को पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन देती हैं वो होती हैं लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस, यानी लिटरेरी बुकिश एक्सप्लेनेशंस. कुछ होती हैं मेडिवल एस्थेटिक्स. मेडिवल होता है मध्यकाल. एस्थेटिक्स उन दिनों क्रिश्चियनिटी को लेकर, क्रिश्चियनिटी के अंदर जिन चीज़ों को सुंदर बताया गया उसको लेकर भी किताबें लिखी जाती थी. टर्न टू राइटिंग फिक्शन, फिर वो फिक्शन पर किताबें लिखने लगे. लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग. यानी बहुत आप हैरान हो जाओगे. सरप्राइजिंगली, व्हाट इज स्टैगरिंगली? सरप्राइजिंगली. इतना बड़ा एरिया है उनका जिसमें उन्होंने लिखा है. ज़्यादातर राइटर एक ही चीज़ लिखते हैं. कोई ड्रामा लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कोई बच्चों की किताबें. बट वो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, अलग अलग फील्ड्स में लिखा. किसने? अम्बर्तो इको ने. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with publication of The Name of the Rose. 1980 में एक किताब आई The Name of the Rose, which sold more than 10 million, और वो इतनी फेमस हो गई कि उसकी 10 मिलियन कॉपीज़ बिक गई. तो उनका इंटरव्यू होता है. मुकुंद कहता है द इंग्लिश नॉवलिस्ट and academic David Lodge once remarked, I cannot understand how one man can do all the things he does. ऐसे इंटरव्यू शुरू होता है कि आपके बारे में किसी महान आदमी ने कहा जिनका नाम डेविड लॉज है कि मुझे समझ नहीं आता कि अम्बर्तो इको एक साथ इतना काम कैसे कर लेते हैं. अम्बर्तो इको ने कहा मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स. हो सकता है आपको इस बात का इम्प्रेशन हो कि मैं बहुत काम करता हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो सब कुछ सेम कर रहा हूँ. विच इज़ अम्बर्तो इको. नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. ये बात समझाना मुश्किल है. आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. मेरे अंदर फिलोसफी का इंटरेस्ट है. आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क. और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं उसको परस्यू करता हूँ. व्हाट इज़ परस्यू? टू फॉलो. माई नॉवेल्स, इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस. मेरी बच्चों की किताबें, ज़्यादातर किताबें मेरी अहिंसा पर लिखी गई हैं, शांति पर लिखी गई हैं. यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल एंड फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट. मैं पढ़ाता भी फ़िलासफ़ी हूँ, किताबों में भी एथिकल और फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट. फिर मेरे पास एक सीक्रेट है इतने काम करने का. डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe?
अब अगर आप यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में से स्पेस हटा दें तो क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस, स्पेस को हटा दो तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। एक्चुअली यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है? स्पेस है। स्पेस हटा दो तो वो एक हथेली जितना हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। आई कॉल देम इंटरस्टाइसिस। इसी तरह हमारे लाइफ में भी बहुत स्पेस होता है। मैं उसको इंटरस्टाइसिस या स्पेसिस का नाम देता हूँ। Say you are coming over to my place. You are in an elevator, and while you are coming up, I am waiting for you. This is an interstice, an empty space. मान लो आप मेरे पास आ रहे हो, आप एलिवेटर में हो, लिफ्ट में हो, और आप ऊपर आ रहे हो, मैं आपकी इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम दोनों के पास एम्प्टी स्पेस है आपके आने में और मेरे वेट करने में। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। मैं इन खाली जगहों, खाली टाइम को यूज़ कर लेता हूँ, इनमें काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल लाफ्स। तो वो एक मजाक करते हैं कि जितने में आपका एलिवेटर थर्ड फ्लोर तक पहुँचेगा उतने में मैं एक नावल लिख लूँगा। मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। हर कोई नहीं वैसा कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। अगर आपका हम नॉन फिक्शनल नावल लिखने का आर्ट देखें, आपके पढ़ाने के वर्क को देखें, कुछ भी पर्सनली किसी से भी ये क्वालिटी मैच नहीं करती। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। अब रेगुलर पढ़ाने वालों का जो स्टाइल होता है उससे कुछ अलग है, विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। ज़्यादातर पढ़ाने वाले लोग डीपर्सनलाइज्ड होते हैं, बोरिंग होते हैं, खुश्क होते हैं। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच? लेकिन आपकी अप्रोच पढ़ाने वाली इनफॉर्मल है। आप अनौपचारिक तरीके से पढ़ाते हैं। और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? क्या ये सब बातें आपको नेचुरली आती थी? तो अम्बर्तो इको ने क्या रिप्लाई दिया? व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली में जब मैंने अपनी पहली पीएचडी की डिसर्टेशन दी, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टन सब्जेक्ट। स्कॉलर वो होता है जो एक सब्जेक्ट में सब कुछ सीखता है। देन दे मेक लॉट ऑफ फॉल्स हिपोथेसिस। फिर वो हिपोथेसिस बनाते हैं, किताब लिखते हैं। देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन्स। और वो उसमें कंक्लूजन्स भी डालते हैं, संक्षेप या ब्रीफ भी बोलते हैं उसको, डालते हैं। तो यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया, जब उसको किताब लिखनी थी पीएचडी के लिए, तो उसने अपनी रिसर्च की ही कहानी उस किताब में लिख दी। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, बार बार जो कोशिशें की, गलतियाँ की, मिस्टेक्स। At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. और मैंने किताब को छपवाया भी क्योंकि किसी ने इसकी तारीफ़ की। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. तो मुझे लगा कि स्कॉलर किताबें तो ऐसी ही लिखी जानी चाहिए जिसमें पढ़ने वाले को ट्रायल एंड एरर के बारे में बताया जाए ताकि वो उससे कुछ सीखे। टेलिंग द स्टोरी ऑफ रिसर्च, दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट। इसलिए मेरे एसेज में भी हमेशा नरेटिव यानी समझाने का एक एस्पेक्ट होता है। एंड दिस इज़ वाई प्रॉबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव्स सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। तो लेकिन पहले वो एक प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने नॉवेल्स लिखना 50 की एज में स्टार्ट किया। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलन बार्ट्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट। एक मेरे फ्रेंड थे, मुझे याद है, रोलन बार्ट्स, जो काफ़ी गुस्से में रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे क्योंकि वो एक एसेइस्ट थे, ऐसे लिखते थे, नावल नहीं लिखते थे। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग। नावल लिखना उनको क्रिएटिव राइटिंग लगता था, तो वो करना चाहते थे। एंड अनदर ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो।
लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है पहले ही। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई, मुझे कभी ऐसा एंगर अनुभव नहीं हुआ। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने तो दुर्घटनावश नावल लिखने शुरू किए थे। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड, एक दिन मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया। नॉवेल्स probably satisfied my taste for narration. नॉवेल्स ने मेरा नरेशन का टेस्ट सेटिस्फाई किया, पूरा किया। Mukund, talking about novels, from being a famous academic, you went on to becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. तो आपने पहले आप एक एकेडमिक हो, प्रोफेसर हो, फिर आप एक बहुत ही देखने लायक, स्पेक्टेकुलरली का मतलब होता है थिंग्स वी लाइक टू सी, वी लाइक टू वॉच, कि आपने द नेम ऑफ द रोज़ लिखी। यू हैव रिटन 5 novels अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। अभी वो पूरी होती है, तो इको ने बीच में बोला ओवर 40, 4-5 नहीं, मैंने 40 किताबें लिखी। Over 40, among them a seminal piece of work or semiotics, और उनका एक सब्जेक्ट था अपना semiotics, लैंग्वेज ऑफ साइंस, उसके ऊपर भी किताब लिखी। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्तो इको एंड दे विल से ओ ही इज़ द नॉवेलिस्ट, डज दैट बॉदर यू। अब सेमाइटिक्स के ऊपर भी किताब लिखी थी, लेकिन कोई साइंटिस्ट के रूप में उनको पहचानता ही नहीं है, सब कहते हैं कि वो नॉवेलिस्ट हैं। क्या ये बात आपको बॉदर करती है? बॉदर मीन्स अपसेट करती है। तो अम्बर्तो इको ने बोला येस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं ज़्यादा एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, लेकिन मैं तो खाली समय में नॉवेल्स लिखता हूँ। इट्स नॉट अ जोक, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। तो जो लोग लिखते हैं उनके पेन क्लब होते हैं, वहाँ पे सारे राइटर्स जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पेन क्लब का मेंबर थोड़ी हूँ, मैं तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं एकेडमिक कम्युनिटी से में अपनी पहचान बनाता हूँ। बट ओके, इफ़ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवेल्स, आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस। हाँ, ये बात तो है कि नॉवेल्स लिखने के बाद मैं ज़्यादा बड़े ऑडियंस से जुड़ता हूँ। I cannot expect to have 1 million readers with stuff on semiotics. अगर मैं semiotics के ऊपर किताब लिखूँगा तो मेरे मिलियंस में रीडर्स नहीं बनेंगे, मिलियंस में रीडर्स बने द नेम ऑफ द रोज से। मुकुंद ने क्वेश्चन किया, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। The Name of the Rose is a serious novel. It's a detective yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology, medieval history. कि अगर नेम ऑफ द रोज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें जासूसी भी है, डिटेक्टिव भी है, मेटाफिज़िक्स, थियोलॉजी, मिडीवल हिस्ट्री भी है, मध्यकाल की इतिहास भी है। येट इट एन्जॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। फिर भी इतने बोरिंग सब्जेक्ट होने के बाद भी इसको लोगों ने बहुत पढ़ा। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? अम्बर्तो इको का रिप्लाई था, नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड। लोग पजल नहीं हुए, जर्नलिस्ट पजल थे। समटाइम्स पब्लिशर्स भी पजल थे, एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश। क्योंकि ये सब लोग सोचते हैं कि लोगों को ना बकवास किताबें पसंद आती हैं, ट्रैश पसंद आता है। दे डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस, लोग मुश्किल किताबें नहीं पढ़ सकते। कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, इस प्लानट के ऊपर 6 बिलियन लोग रहते हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज़, 10 से 15 मिलियन लोगों ने नेम ऑफ द रोज़ पढ़ी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल डे, एंड सो आई परसेंटेज ऑफ रीडर्स, मैं बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ रीडर्स तक पहुंचा हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स बट हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंसेस। ये 15 मिलियन लोग आसान किताबें नहीं पढ़ना चाहते थे, or at least don't always want this. I myself at 9 PM after dinner, मैं भी जब 9 बजे डिनर कर लेता हूँ, मैं भी टीवी देखता हूँ, want to see either मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, या मैं मियामी वाइस शो देखता हूँ या मुझे इमरजेंसी रूम शो अच्छा लगता है। आई एन्जॉय इट एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल डे। मुझे ईजी चीज़ें चाहिए,
लेकिन सारा दिन नहीं। मुकुंद ने कहा, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मिडीवल हिस्ट्री? क्या इस किताब की सक्सेस का जो रिश्ता था वो मध्यकाल की हिस्ट्री की वजह से था? सक्सेस इसलिए मिली? तो इको ने कहा, दैट इज़ पॉसिबल, वो हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज़ वाइज मैन। मैं चाइनीज़ ईमानदार आदमी की तरह, बुद्धिमान आदमी की तरह कहानियाँ सुनाता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़ इन द कंट्री। जब मैं ये किताब लिख के अपनी अमेरिका की एक पब्लिशर के पास गया तो उसने कहा कि किताब तो बहुत अच्छी है लेकिन 3000 कॉपी से ऊपर नहीं बिकेगी। वेयर नोबडी हैज़ सीन अ कैथेड्रल और स्टडीज़ लैटिन, क्योंकि अमेरिका में ना तो किसी ने कभी कैथेड्रल देखा है जो कि एक बहुत ही बड़ी चर्च होती है, या किसी ने लैटिन भी नहीं पढ़ी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3000 कॉपीज़, इसलिए मुझे सिर्फ 3000 कॉपीज़ का एडवांस मिला था। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन US। लेकिन